Hello students, in this audio video, I will explain accounting concepts, conventions and principles, but I will explain concepts in an audio or video up to 10 to 20 minutes, not more than that. तो ये 10 से 20 मिनट के अंदर जो होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए लिखा है प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज हैव डेवलप्ड द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक मिनट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप ये क्या होता है? ये हर एक देश में उस देश के स्टैंडर्ड के हिसाब से, कुछ लोकल ट्रेडिशंस के हिसाब से, कुछ रूल्स रेगुलेशंस कि क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, क्या क्या एविडेंसेस होना चाहिए, क्या डूज क्या डू नॉट, किस तरह के बिजनेस हाउस को कैसा क्या क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, उसके लिए एविडेंसेस क्या क्या हो, ये सब चीज़ गैप के द्वारा गैप में बताया जाता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप which confirm the established practices and principles for recording transactions। हाँ, मतलब किसी भी देश में जो पहले से आ रही प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं या जो परंपरा होते हैं उसको वो उठा के रखते हैं। All accountants are expected to follow these accounting principles while preparing accounts as they facilitate ease of कंपेरिजन ऑफ अकाउंट्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं, अकाउंटेंट्स मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो आर एक्सपेक्टेड, उनसे आशा की जाती है टू फॉलो दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो जो गैप में जो बताया गया था उसी को फॉलो करे और उसी हिसाब से प्रिपेयर अकाउंट्स एज दे फैसिलिटेट ईज ऑफ कंपेरिजन। क्योंकि अगर हर साल और हर फर्म एक प्रिंसिपल से बनाएंगे तो एक इंडस्ट्री के फर्म्स को आपस में कंपेरिजन करने में और एक फर्म को भी आपस में कंपेयर करने में एक साल से दूसरे साल में ईजी होगी। इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर ऑडिटर्स टू चेक अकाउंट्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एज द बेसिक कंसेप्ट्स फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स आर स्टैंडर्डाइज। और सभी ऑर्गेनाइजेशंस अगर एक ही तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेम गैप प्रिंसिपल से चेक करने में इजी होगा। नहीं, अगर सब अपने अपने तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी दिक्कत होगा, कन्फ्यूज हो जाएगा कि यहाँ उन्होंने कौन सा रूल्स, कौन से रेगुलेशंस, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से गाइडलाइंस लगाएं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। Accounting concepts are the general rules of accounting to be followed and practiced by an accountant while preparing the accounts of a firm। मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एक साधारण रूल्स होते हैं, नियम होते हैं अकाउंटिंग के, जो फॉलो किए जाते हैं, प्रैक्टिस में लाए जाते हैं अकाउंटेंट के द्वारा जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट हर एक फर्म का बना रहे होते हैं। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। किसी भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की भाषा होती है अकाउंटिंग, एंड दिस लैंग्वेज नीड्स टू बी consistent for all businesses, else it would be difficult for the various interested parties to interpret the accounts of a business। मतलब अगर अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज अगर सरल नहीं हो, सिंपल नहीं हो, साइंटिफिक नहीं हो, एक्यूरेट नहीं हो, तो फिर उस बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन या इंसॉल्वेंसी पोजीशन को सही ढंग से असेस करने में दिक्कत होगी। और फिर उस बिज़नेस पर डिपेंडेंट जो वेरियस पार्टीज़ है, जो उस पर डिपेंडेंट है, उसके इन्फॉर्मेशन से कुछ उनको मीनिंग निकालना है, उनके लिए भी वो यूज़फुल होगा। इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज दिस लैंग्वेज, और उस बिज़नेस की भाषा को, अकाउंटिंग भाषा को स्टैंडर्ड रूप देने के लिए अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैव बीन डेवलप्ड। इसीलिए दुनिया में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स डेवलप्ड हुए जो हर देश में अलग अलग हैं ओवर द ईयर्स। ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ कुछ का डिफरेंट है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर जनरल गाइडलाइंस फॉर साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। पूरी दुनिया में अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, परंपरा अच्छा हो, साउंड हो, हेल्दी हो, स्टैंडर्ड हो, साइंटिफिक हो, एक्यूरेट हो, सटीक हो, इसके लिए दुनिया में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की परंपरा चली। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का महत्व क्यों है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के हिसाब से अगर हम लोग फॉलो करते, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं
एसेट्स लायबिलिटीज़ के वैल्यूएशन के मेथड्स को फॉलो करते हैं, डिप्रिसिएशन करने के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो बहुत उसके फ़ायदे। जैसे पहला, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से काम करेंगे तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके जो अकाउंटेंट लोगों ने जो सारा हिसाब किताब तैयार करके रखा है वो ऑथेंटिक होंगे, रिलायबल होंगे। सेकेंड, यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन। आप ही के जैसे बिजनेस करने वाले जो हज़ारों लाखों और बिजनेसमैन हैं, उनका बिजनेस आपके देश में, आपके इकोनॉमी में सभी एक ही तरीके से मेंटेन करेंगे। सबका सेल का फिगर डिफरेंट हो सकता है, सबका इनकम एक्सपेंडिचर्स का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, सबके प्रॉफिट डिफरेंट हो सकते हैं, बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन सेम रहेगा। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी रहेगी, एकरूपता रहेगी। जनरली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ मेजरमेंट, और प्रॉफिट लॉस निकालने का या सेल्स में से डिस्काउंट फाइंड आउट करने का या स्टॉक वैल्यूएशन का या डिप्रिसिएशन निकालने का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो सब कुछ सेम रहता है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू ऑल, और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करने के बाद जब हम लोग हिसाब किताब तैयार करके रेडी करते हैं तो उससे जो प्राप्त इन्फॉर्मेशन होता है, इनकम स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का, और भी इन्फॉर्मेशंस, उस सब के लिए एक जैसा होता है, उचित होता है, प्रॉपर होता है। वैलिड एंड एप्रोप्रिएट एजम्पशंस। हाँ, और ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसमें बहुत सारे कुछ एजम्पशंस भी है, मान लिया गया है, तो वो भी एजम्पशन जो है वो तर्क संगत है, वैलिड है, एप्रोप्रिएट उचित है, साइंटिफिक हैं, रिजनेबल हैं। तो ये हम लोगों ने अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझने की कोशिश की और उसके इंपॉर्टेंस क्यों है, अकाउंटिंग कंसेप्ट को माना जरूरी क्यों, उसके बारे में बातें चर्चा की। अब कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। व्हाट इज दिस? पहले लेट मी एक्सप्लेन ऑफ माई ओन, तब फिर यहाँ लिखी हुई चीज़ों को पढ़ेंगे। देखो, एवरी बिजनेस हाउस लाइक टाटा, रिलायंस etc. is a business, and its business has owner, one owner or two owner or millions of owners। यानी एक बिजनेस, एक तो बिजनेस है और उस बिजनेस के मालिक है। मालिक एक हो, दो हो, हज़ार हो, लाखों हो, मालिक बहुत हो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि अ बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट्स ओनर्स आर नेचुरल पर्सन्स, एंड a business is separate, a business existence identity is different from its owner identity। मतलब एक बिजनेस का अस्तित्व आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में डिफरेंट है फ्रॉम इट्स ओनर जो कि नेचुरल पर्सन है। दोनों का आइडेंटिटी डिफरेंट है, दोनों एक सेपरेट एंटिटी है। ओनर्स में चेंज, ओनर्स में डाई, बट फर्म विल रन ईयर आफ्टर ईयर by changing the ownership, because every owner has a nominee. If an owner dies, its nominee automatically becomes the owner of the business. And if any case, suppose you deposit your money into the SBI, you have a bank account in SBI, और कोई क्लर्क है, कोई स्टाफ है, आपके अकाउंट में पैसा जो आपने जमा किया था 1 लाख रुपीज़, लेकिन भूल से 10,000 रुपीज़ ही जमा किया आपके सिस्टम में, या ऐसा हुआ कि 10,000 को 1 लाख रुपया दिखला दिया, तो अगर जो स्टाफ है वो कुछ गलती कर ले, चीटिंग कर ले, लेकिन अगर आपके पेपर पे स्टैंप लगा तो स्टैंप में उस स्टाफ का साइन रहता है, बट स्टैंप किसका लगता है, सील किससे लगता है, SBI का, SBI फलाना ब्रांच। तो यानी आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप स्टाफ के नाम से केस नहीं करेंगे, आपको बिजनेस के नाम से केस करना पड़ेगा, बैंक के नाम से केस करना पड़ेगा कि भाई हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, इसको सॉल्व किया जाए। अगर बैंक खुद नहीं सॉल्व करे तो कोर्ट में जाने के लिए बैंक के नाम से केस करना पड़ेगा। ब्रांच मैनेजर्स का नाम संग में रहेगा कि हाँ कि वो मैनेजर है, लेकिन सिर्फ मैनेजर के नाम से, कि सिर्फ स्टाफ के नाम से केस करेंगे तो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, बिकॉज बिजनेस हैज़ अ सेपरेट एंटिटी एंड ओनर हैज़ अ सेपरेट। ओनर में चेंज, ओनर में डाई, बट अ बिजनेस runs year after year, generation after generation, if it is not systematically closed. So business entity concept समझ गए। इसलिए आप देखो कि इलेक्ट्रिक बिल हो, बिजनेस का कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट हो, बिजनेस के नाम से मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा जरा देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी स्टेट्स दैट अ बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू सेपरेट एंटिटीज, दो अलग अलग एंटिटी हैं। एज पर दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के हिसाब से अ बिजनेस शुड रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ओनली रिलेटेड टू बिजनेस।
बिजनेस में सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स का हिसाब रखना चाहिए। अगर मालिक भी बिजनेस से कुछ लेता है तो उसका हिसाब रखेंगे, लेकिन मालिक अगर अपने फैमिली लाइफ में कुछ कर रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहा है और उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड। Proprietor's personal transactions are not to be recorded in the books of a business. If proprietor is taking something from business for its personal use, then that shall be recorded. Payment of the electric bill of the residence of the owner will not be recorded as an expense in the books of accounts. और उसके घर का बिजली का खर्चा का बिल या राशन पानी का खर्चा का बिल दुकान के खर्चा में नहीं दिखा सकते हैं। It will be simply डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओनर। अगर उसके लिए उसने खर्चा दुकान से लिया है तो उसका टोटल सम ड्राइंग मान करके कैपिटल से माइनस कर दिया जाएगा, बट ये रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आई थिंक इज क्लियर। अपने बुक में भी पढ़िए, एग्जाम्पल्स को समझिए। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, या इसको पहले फिर मैं समझा देता हूँ, फिर यहाँ से देखेंगे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मीन्स कि whatever transactions are being recorded, they are only recorded if that transactions is convertible in terms of money. If it is not convertible into terms of money, then that is not recorded. Only transactions in monetary terms, if you have exchange kind or things, but that things or kind must be converted into monetary terms, only then that shall be recorded, otherwise it shall not find place in the books of account. अब यहाँ से देखते हैं क्या कहता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नीड टू बी रिकॉर्डेड इन अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मनी इज यूज्ड एज अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंसेप्ट ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन इंडिया ट्रांजेक्शन्स कैन ओनली बी रिकॉर्डेड इन इंडियन करेंसी, दैट इज रुपी। देखिए दे ही रहा कि उस देश की मुद्रा में उसको कन्वर्ट करके हिसाब किताब रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई चीज़ बिजनेस में लिए, कोई पीस में लिए, कोई लीटर में लिए, कोई मीटर में लिए, तो कैसे कंपेयर करेंगे। तो हिसाब किताब करने के लिए कॉमन यूनिट में करेंसी हर ट्रांजेक्शन्स को कन्वर्ट कर देना है, वो हो गया रुपी। तो तब उसको उस रुपी में हर सारे चीज़ों को कन्वर्ट करके तब उसमें से कुछ एसेट्स हो जाएंगे, कुछ लायबिलिटीज़ हो जाएंगे, कुछ इनकम हो जाएंगे, कुछ एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे। सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यानी अकाउंटेंसी में सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट, the cost concept states that all the assets purchased should be recorded at cost price and the cost paid will be the base of the further accounting. Market price of an asset keeps fluctuating, hence it becomes necessary to record the transactions at cost price. मतलब ये कहना चाहता है कि जब भी आप बिजनेस के एसेट्स परचेज करते हो तो उस समय जो बिजनेस को में पैसा खर्चा किया उस एसेट्स को बनाने में या खरीदने में, उस पे उसको रिकॉर्ड करो। आप मार्केट प्राइस के हिसाब से जब तब वो बढ़ेगा कब घटेगा उसके हिसाब से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखलाना है। तो यूजुअली बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एसेट्स होता है वो कॉस्ट प्राइस में दिखलाए जाते हैं, मार्केट प्राइस के हिसाब से हर साल बढ़ा घटा के नहीं दिखाए जाते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब क्या लग रहा है कि भाई कंसिस्टेंट रहो, जो भी नियम फॉलो करो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, उसको एक बार फॉलो करो, तुरंत अदला बदली नहीं होना चाहिए, जब तक चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल ईयर ही चेंज कर रहे, कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस सिस्टम को चेंज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी फाइनेंशियल ईयर एक सिस्टम मान के चलो, अकाउंटिंग ईयर एक सिस्टम मान के चलो, फिर क्या कहते हैं कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस में जो भी एक चुनो उसको ठीक से पकड़ के चलो। तो देखते हैं क्या लिखा है। द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट स्टेट्स दैट any policy adopted for accounting should not change frequently unless it is the demand of the changing circumstances। यानी आपने जो भी नियम मान के चल रहे हो, एसेट वैल्यूएशन का, स्टॉक वैल्यूएशन का, अकाउंटिंग ईयर का, हिसाब किताब रखने के तरीका का, वो सब एक बार अगर अप्लाई करते हो तो उसको सालों साल तक वही अप्लाई करो, उसी सिस्टम में चलो, उसमें होने वाली खामियों को दूर करने की कोशिश करो। नहीं, हाँ, अगर ज़रूरी है बदलना, कानूनी ऑब्लिगेशंस के कारण अगर ऐसा कुछ बदलना है या समय की ज़रूरत है कि बदलना पड़ेगा तो आप बदल सकते हो, अदरवाइज इतना जल्दी बदलते रहना ठीक नहीं है। Policies adopted for accounting should be consistent and continuous. This concept does not prevent introduction of any new techniques or the improvement of any existing techniques, but any deviation from the existing methods should be disclosed separately as a note। हाँ, मतलब जैसे अब मान लीजिए एसेट्स पड़ी, किसी एसेट के ऊपर अब डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे थे, अचानक उसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर दिए। आप आगे समझोगे कि डिप्रिसिएशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड,
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और भी बहुत सारे, बट ये हमें 2 मेथड का चर्चा किया। तो ये मेथड भी चेंज जब तब नहीं करना चाहिए। स्टॉक वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड है, फीफो मेथड, लीफो मेथड, एवरेज मेथड एक्सेट्रा। तो जो भी मेथड्स को पकड़ेंगे वो एक लेके चलेंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो भी एक पकड़े उस सिस्टम के थ्रू से चले तुरंत। तब क्या होगा, आपके भी हिसाब किताब प्रेजेंट पास्ट से कंपेयर करने में इजी होगा। और पास्ट के अकाउंटिंग कुछ अलग सिस्टम से थे, अभी के कुछ अलग सिस्टम से, तो कंपेयर करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट भी बड़ा ही वाइटल है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इन अकाउंटिंग, अ बिजनेस शुड नॉट एंटिसिपेट future profits but anticipate future losses and make provisions for all the possible expenses। मतलब अब देखिए, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि देखो बिजनेस में एक तो प्रेजेंट इनकम है, प्रेजेंट एक्सपेंडिचर्स है, बट फ्यूचर में भी ऐसा है, कुछ प्रोबेबिलिटी है कि कुछ इनकम होने वाले हैं, संभावना कि वो इनकम हो जाएगा, और संभावना कि फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ लॉसेस हो सकते हैं। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि अगर फ्यूचर में कुछ होने वाले इनकम है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करो, उसको इग्नोर कर दो, उसको इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट में मत दिखलाओ। बट जो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, अगर उसके लिए प्रोविजन कर लोगे तो बेटर रहेगा। यानी निगेटिविटी को लेके चलो, पॉजिटिविटी को अगर छोड़ भी के चलोगे तो कोई बात नहीं है। दिस हेल्प्स क्रिएट सम रिजर्व्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन एब्जॉर्ब द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस इफ़ एनी। मतलब अगर आप भविष्य में होने वाले लॉसेस, एक्सपेंसेस के बारे में पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो, उसके लिए प्रोविज़न कर देते हो, तो कुछ बिजनेस का पैसा फंड अलग कर लेते हो, और उसके नाम से वो फंड धीरे धीरे बिजनेस से कटते रहता है, और वो भविष्य के लिए वो फंड आपका तैयार हो जाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो लोअर इनकम। अगर आप फ्यूचर लॉसेस के लिए करंट इनकम में से कुछ प्रोविज़न फ्यूचर लॉसेस के लिए कर लेते हो, तो इस साल का इनकम हो सकता है आपका पहले से कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि जितना प्रॉफिट होना चाहिए अगर उससे कम दिखा रहे, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए आपने कुछ प्रोविज़न किया है, तो ये बेटर होता है, आपको फ्यूचर में होने वाले झटका से बचाता है। दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ। मतलब तो सुरक्षित रहो, आमदनी को मत दिखाओ, भविष्य में होने वाले आमदनी के लिए मत प्रोविज़न करो, लेकिन अगर भविष्य में होने वाले कोई लॉसेस है तो उसके लिए व्यवस्था करके चलो। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। Going concern concept. Going concern concept states that a business should function for a long period of time. It should not be closed down in a short period of time. मतलब जब भी कोई बिजनेस शुरू करो तो जब तब नहीं बंद करो। बिजनेस शुरू करो, 4 महीना नहीं चला, बंद कर दिया, फिर ऐसा नहीं है। बिजनेस अगर आप एक शुरू करते हैं तो बिजनेस का है को साल दर साल, सालों साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल चलाओ, और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाने का तरीका ऐसा हो कि 1 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट का बैलेंस फिर अगले साल ट्रांसफरेबल हो। कैसे? तो हम लोगों ने, आप देखोगे जब आप अकाउंटिंग में ज़्यादा अच्छा एक्सपर्ट बनोगे तो आप देखोगे कि जब अकाउंट बनाओगे तो उसमें एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट होंगे, लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट होंगे, इनकम से रिलेटेड अकाउंट होंगे। तो इनकम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट 1 साल तक ही रहेगा, उसका 1 साल तक मेंटेन होगा, और उनके डिफरेंस का जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो कैपिटल में जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। लेकिन कैपिटल एंड लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं उनका जो बैलेंस होता है, और एसेट से रिलेटेड अकाउंट का, वो इस साल प्लस माइनस होने के बाद उनका जो बैलेंस होगा वो बच करके अगले साल फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में कहे तो अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट 1 साल तक उसका बैलेंस रहता है, लेकिन 1 साल के बाद फिर उसको बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो अगले साल ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन जो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के जितने सारे भी बैलेंस रहेंगे, जो कि ज़्यादातर एसेट्स और लायबिलिटीज़ से रिलेटेड रहेंगे, कैपिटल से रिलेटेड रहेंगे, वो 1 साल से दूसरे साल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यानी बुक्स ऑफ अकाउंट इस हिसाब से बनाया जाता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट में व्यवस्था रखी जाती है कि कैसे 1 साल का बैलेंस अगले साल फिर ट्रांसफ़र हो जाए। ये हो गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। रियलाइजेशन कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट एन इनकम इज रियलाइज्ड ओनली व्हेन इट इज़ रिसीव्ड और अर्न। हाँ, मतलब ये कहता है कि जब कोई आमदनी एक्चुअली में हम जब सेल करेंगे तभी उसको सेल माने, जब हम उसको तुरंत पैसा, अगर कोई चीज़ कैश सेल किया तो तुरंत पैसा मिल गया तो तभी इनकम माने। सिमिलरली रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। अगर हमने किसी से बात की कि हम आपको फलाने डेट को इतना सेल करेंगे, तभी उसको सेल नहीं मान लें। जब सेल एक्चुअली में कर देंगे तब उसको सेल्स रिकॉर्डिंग करें। जब हम किसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम आपसे गुड्स परचेज करेंगे, तो जब परचेज कर लिए, चाहे कैश किए, क्रेडिट के, उस दिन उसको रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये नहीं कि एग्रीमेंट किए इसलिए इसको परचेज एक्सपेंस में दिखा देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब होता है कि
when a transaction takes place, whether in cash or credit, then it should be recorded. Otherwise, it should not find place transactions that this will happen in future. Accrual concept. Accrual concept says that expenses are recorded when they are accrued, means whenever benefits is received or given. Like staff has been providing services month after month, but 2 or 3 months salary is due. Even if due, it must be recorded. In the same way, if you are selling goods again and again, and customers are giving payment, sometimes cash, sometimes credit, and the credit dues are received slowly, steadily. But even when if you have made the sales, that sales must be recorded in the books of account, even if the total dues has not been received. So accrual concept says when transactions benefit is given or received in cash or in credit, that should be recorded. Like if I am a teacher and I am providing services in a coaching institutes or my own coaching institute, if I have taught students for a month, it becomes accrue. Month services, as the months finished, the fee is accrued. Means even if fees will be received after 2 or 3 months, but in accounting terminology, it will be recorded in the books of account. But if I have not provided any classes and I have received it in advance, again then it will be recorded, because if I have received the fees in advance and I have to provide class of it in future, that will also be recorded, because again I have received the benefit, I have not given class, so against advance class I have to provide class. So all types of records are made. Dual aspect concept. It says that every business transaction has two effects and involves exchange of benefits. हर ट्रांजेक्शन में दो पक्ष होते हैं, और हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. एक अगर फ़ायदा देता है तो एक हानि भी देता है. जैसे अगर वर्षा बहुत ज़्यादा होगी तो पानी का क्राइसिस कम होगा, बट इसका लॉस भी है कि फसल डूब सकते हैं, बाढ़ आ सकती है. तो हर एक एस्पेक्ट के टू साइड होते हैं. उस तरह से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में हर ट्रांजेक्शन्स में टू एस्पेक्ट होते हैं. उसमें से एक एस्पेक्ट बेनिफिट रिसीव करता है तो दूसरा एस्पेक्ट बेनिफिट गिव करता है. तो हर एक एस्पेक्ट का रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में होना चाहिए. यूजुअली उस हर एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट जो बेनिफिट रिसीव करता है उसको डेबिट करता है, जो एस्पेक्ट बेनिफिट गिव करता है उसको क्रेडिट करते हैं. तो हर एस्पेक्ट का रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में होना चाहिए. इसी ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट से बाद में निकल कर आया एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़. और इस ड्यूल एस्पेक्ट में एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है. डेबिट उस एस्पेक्ट को करते हैं जो बेनिफिट रिसीव करता है, और क्रेडिट उस एस्पेक्ट को करते हैं जो वहाँ बेनिफिट गिव कर रहा है. Disclosure concept. What is this? This concept states that the accounts must disclose all the material information. Accounts should disclose true, fair and complete information to all the related parties. The balance sheet and the profit and loss account should present the true picture of the financial performance and the financial position of the business. The information disclosed should possess the qualities of relevance, reliability, comparability, and it should be easy to understand for all the concerned authority. देखो जी, डिस्क्लोजर पॉलिसी कहता है कि आपके अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी इवेंट्स है जो कि मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग होना चाहिए. उनको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करना चाहिए. एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के लिस्ट में, इनकम को इनकम के लिस्ट में, एसेट्स को एसेट्स के लिस्ट में, लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज़ के लिस्ट में. और इस तरह से जब सारे एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर आप उसको उस जगह में दिखला देते हो, तो सारे फैक्ट्स, फाइनेंशियल फैक्ट्स आपने वहाँ डिस्क्लोज कर दिया, दिखला दिया. तब उन सब चीज़ों को दिखला करके अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो सही ट्रू प्रॉफिट, ट्रू लॉस आएगा. सारे फैक्ट्स को दिखाने के बाद जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पिक्चर आएगा, उससे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाओगे तो आपका ट्रू बैलेंस शीट पिक्चर दिखेगा. तो इससे बिजनेस के बारे में जो थर्ड पार्टी है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स हैं, जो प्रोबेबल इन्वेस्टर्स है, जो गवर्नमेंट है, जो फाइनेंसर्स हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, उन जो क्रेडिटर्स है, जो डेप्टर्स है, उनका बिजनेस के बारे में सही आइडिया बनेगा. Materiality concept. As per this concept, it would not be very economical for a business to record all the small details in accounting. This concept states that rather
significant and important monetary matters need to be recorded in the books of account. The utility of the transactions and information should be related to the time, efforts, and cost involved in accounting of such transactions. Items with value weightage on the financial condition of the business need to be recorded and disclosed. The remaining information can be merged with other items or it may be shown as footnotes. हाँ, मतलब कहना चाह रहा है मटेरियलिटी कि बिजनेस में बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं. जैसे सपोज़ कीजिए किसी दिन आप ऑफिस में थे और कोई बेगर आ गया तो आप उसको 2-4 रुपये दे दिए. अब ये कुछ खर्चा ऐसा हो जाता है जो बहुत ही छोटा होता है. कोई नट बोल्ट था, उसमें से आपने 1-2 छोटा नट बोल्ट घर के लिए ले लिया या स्टाफ को ही दे दिया. आप स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं, अपने स्टाफ को एक पेन दे दिया. तो एक आध चीज जो बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत मार्जिनल अमाउंट है, उसको इग्नोर कर देते हैं. लेकिन वही अगर बड़ा हो, रेगुलरली इस तरह का खर्चा होते जा रहा है, तो उसका प्रॉपर अकाउंट में दिखाना, ये घर लेके चले गए या ये इसको दे दिया, तो आप डोनेशन एक्सपेंसेस, चैरिटी एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं या ड्राइंग में दिखला सकते हैं. इस तरह से वो अगर बड़ा अमाउंट है तो उसको रिकॉर्ड कर ले, और अगर लगे कि काफ़ी मार्जिनल है, काफ़ी छोटा है, तो उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से भी दिखा सकते हैं या नहीं तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं. तो ये हो गया मटेरियलिटी कंसेप्ट. रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या कंसेप्ट. काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये ऑडियो वीडियो, लेकिन चलिए 2 ही बचा हुआ तो डिस्कशन कर लेते हैं. Revenue is the gross inflow of cash receivable by the business. It also includes the other considerations, cash inflows arising out of the ordinary activities of the business. This principle states that the revenue earned in a particular accounting period should be recognized and recorded in the books of accounts, irrespective of whether it has been received during that period or not. हाँ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आप जिस साल का हिसाब किताब कर रहे हैं, उस साल से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स को आप हिसाब किताब में दिखाओ. भले ही वो इनकम उस साल में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, भले ही वो एक्सपेंसेस उस साल में पेड हुआ या नहीं हुआ है, जिस साल का हिसाब कर रहे हो उस साल के इनकम और एक्सपेंडिचर्स को दिखाना है, भले ही उसका पेमेंट उस साल में हुआ हो या किसी और साल में हुआ हो. यानी एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करना है. ये हो गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल. जैसे अगर हम सेल कर दिए तो भले पेमेंट अभी नहीं मिला है, लेकिन उस इनकम में दिखला देंगे. हमने परचेस कर लिया बट पेमेंट पार्टी को नहीं दिया, लेकिन वो परचेज एक्सपेंसेस में दिखला देंगे. तो इस तरह से उस साल से ही रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को दिखला करके तब अगर हम कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो ट्रू पिक्चर निकलेगा, उस साल का प्रॉफिट आएगा. और अगर हम दूसरे साल के इनकम और एक्सपेंसेस को इस साल के इनकम और एक्सपेंसेस में दिखला देंगे, तब जो प्रॉफिट और लॉस दिखेगा वो ट्रू प्रॉफिट, उसी साल का प्रॉफिट लॉस नहीं दिखेगा, वो तो किसी दूसरे साल का भी चीज़ को अपने में शामिल कर लिया है. मैचिंग प्रिंसिपल. Matching principle states that all the income received or earned in an accounting year should be matched with the expenses incurred in that accounting year. This concept considers that accrual basis of accounting. Therefore, it includes all the adjustments related to prepaid expenses, outstanding income, outstanding expenses, and pre-received income. The matching principle does not enforce that each expense should be matched with or linked to every revenue. Expenses incurred may or may not be directly attributable to the revenue. In cases where relevant, the appropriate expenses should be matched against the appropriate revenues as per this concept. Matching principles कहता है कि आप ये जो उसी साल का इनकम और उसी साल का एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड किए हो, तो इसी साल के इनकम से इस साल के एक्सपेंसेस को कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालो. ये मैचिंग करो. ये नहीं कि आप इस साल के इनकम को किसी पिछले साल के एक्सपेंसेस से कंपेयर कर दिए और अपना प्रॉफिट कम दिखला दिए. जिस साल एक्सपेंसेस ज़्यादा था उस साल को इस साल के एक्सपेंसेस में दिखा दिए. इस साल इनकम कम है तो इस साल के इनकम को दिखाए, लेकिन इस साल का इनकम ज़्यादा तो इस साल के इनकम को नहीं दिखाए. दूसरे किसी साल के इनकम को इस साल का इनकम दिखला दी. इस तरह का कंसेप्ट नहीं फॉलो करेंगे. जो जिस साल का है, जो जहाँ से जिससे रिलेटेड है, जो जिस साल से मैच कर रहा है, उस साल से रिलेटेड है, उसको वहीं दिखाना है. तो इस तरह का अगर अप्रोच बिजनेस हाउस फॉलो करेंगे तो एक हेल्दी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बढ़ेगा, ऑनेस्टी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और इससे बनने वाले जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट रहेंगे वो रियलायबल रहेंगे, ऑथेंटिक रहेंगे, विश्वसनीय रहेंगे, लोग उस पर विश्वास करेंगे और ट्रू पिक्चर होगा. तो अकाउंटिंग प्रोफेशन में भी लोगों का विश्वास होगा. नहीं तो फिर अकाउंटिंग प्रोफेशन भी एक जुआ जैसा लोगों को लगने लगेगा, एक चीटिंग फ्रॉड जैसा लोगों को लगने लगेगा. इसीलिए फेथ बना के रखने के लिए ये सब सारे कंसेप्ट बनाए गए हैं. बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सब डिस्कशन करेंगे. काफ़ी लंबा ऑडियो हो गया. थैंक यू. इसको पढ़िए, समझिए.